एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें, देश में 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत डीसीजीआई की तरफ से दे दी गई है। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब देश में वैक्सीन लगनी शुरू होगी और अब डीसीजीआई की तरफ से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। और अब इस मंजूरी के मिलने के बाद वैक्सीन जल्द से जल्द उन सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो जाएगी जहां पर कल सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर ड्राई रन किया गया था। और जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है, वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी और उसके बाद बाकी 27 करोड़ लोगों को दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, जिसमें ज्यादातर 50 साल से उम्र के ज्यादा के लोग हैं या वो लोग हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उनको वैक्सीन पहले दी जाएगी। और इसी तरह चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। डीसीजीआई की तरफ से विजय सोमानी ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पहले सुनिए। आफ्टर एडेक्वेट एग्जामिनेशन, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 100 कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। और देखिए, 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट करके वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स को बधाई दी, फ्रंटलाइन वर्कर्स का उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने लिखा कि हर भारतीय के लिए यह गर्व का दिन है कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है वो भारतीय है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद किया। उन्होंने लिखा कि यह दर्शाता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे वैज्ञानिक कितने तत्पर हैं। हम सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों का आभार जताते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सबका हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हर भारतीय के लिए आज का दिन जो है वो गर्व का दिन है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री गए थे अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया था वैक्सीन के निर्माण कार्य का। जार्डस कैडिला पहुंचे थे अहमदाबाद में, उसके बाद भारत बायोटेक पहुंचे थे और फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैक्सीन को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, वैक्सीन के ट्रायल की अभी तक की रिपोर्ट्स क्या है, वैक्सीन कब तक लोगों तक आ सकती है, वैक्सीन में अब तक जो भी उसका डेटा है, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी वहां मौजूद एक्सपर्ट से ली थी। 20 नवंबर को यह अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। एक बार कोरोना से लड़ाई में जो बड़े हथियार हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। भारत बायोटेक, सीरम और कैडिला, ये 3 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं भारत में। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है, सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड है और कैडिला की ज़ैकोव डी है। इन सभी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच में स्टोर किया जा सकता है, यानी कि काम फ्रिज में इनको स्टोर किया जा सकता है। भारत बायोटेक और सीरम की जो वैक्सीन है उसके दाम करीब 1000 रुपए होंगे 2 डोज के। और कैडिला की वैक्सीन, क्योंकि अभी 3rd स्टेज में इसका ट्रायल होना है, इसलिए इसके दाम के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन 2 वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम की कोविशील्ड को अब इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। सबसे अच्छी खबर इस वक्त की यही है, क्योंकि कोरोना से जंग में सबसे बड़े हथियार यही वैक्सीन साबित होने वाले हैं। एक तरफ वैक्सीन पर खुशखबरी आई है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने तो वैक्सीन को सीधे नपुंसकता से ही जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के वैक्सीन पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कोरोना पर टूटा अखिलेश का जबानी कंट्रोल, वैक्सीन पर लगाया बीजेपी का ठप्पा। क्या कोरोना वैक्सीन नपुंसक बना देगी? अब जब वैक्सीन आने में चंद दिन या कुछ घंटे बचे हैं तो इस पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासत गरमा दी। बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वैक्सीन का बीजेपी से रिश्ता जोड़ते हुए वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया।
तो उनके पार्टी के विधायक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे नपुंसकता से जोड़ दिया। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, आवाम के दुश्मन देश के दुश्मन कह रहे हैं वैक्सीन नपुंसक बना देगी। मुस्लिम वोट के लिए किस हद तक गिर सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा हमला किया। अखिलेश यादव तो कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो वैक्सीन कब लगवाएंगे? देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को देश की सरकार पर भरोसा है। ये गुमराह करने वाला बयान देना बंद करें अखिलेश यादव। भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए, अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहाँ पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो अखिलेश यादव पर लोगों को गुमराह करने का आरोप तक लगाया। अत्यंत दुखद, अखिलेश जी तो कोरोना वैक्सीन गुप्त रूप से लगवा लेंगे, लेकिन अपने प्रशंसकों को गुमराह कर उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। खुद की राजनीति चमकाने के लिए यह लाखों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान लेंगे। वैक्सीन पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के निशाने पर भी रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए उनकी खिंचाई की। मुझे किसी और का तो पता नहीं, लेकिन जब भी मेरी बारी आएगी मैं खुशखबरी से टीका लगवाऊंगा। ये वायरस बहुत परेशान करने वाला रहा है। अगर कोई वैक्सीन सामान्य स्थिति लाने में मदद करता है तो मुझे चुने। वैक्सीन पर अपने दिए बयान के बाद चारों तरफ से घिरने के बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर आए और सफाई दी। ट्वीट कर लिखा, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और बीजेपी सरकार की वैक्सीन लगाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अभी यह समझना चाहिए कि कोरोना काल में दुनिया को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है वैक्सीन की। ऐसे में वैक्सीन से कोरोना के अंत की उम्मीद लगाए लोगों को हौसला देने की जरूरत है। वैक्सीन पर सही जानकारी देने की जरूरत है। देखिए, 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है, लेकिन उसके पहले वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर खूब भ्रम भी फैलाया गया। खास करके राजनीतिक पार्टियों के द्वारा खूब अलग अलग तरह के भ्रम लोगों के बीच डाले भी गए। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शलमणि त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी हैं, असुन्ना इस्लामिक फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना फयाज अहमद बरकती और नीदरलैंड्स के डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर अजय महालका मौजूद हैं। मैं शुरुआत डॉक्टर अजय महालका सबसे पहले आपसे करूंगा। मेरा सीधा सा सवाल है, वैक्सीन से कोई खतरा है, कोई साइड इफेक्ट है? प्रोसेस लॉजिक से बनती है और इसमें जितने भी प्रोसेसेस हुए हैं वैक्सीन बनने, ट्रायल प्रोसेसेस, उनके डेटा एनालिसिस, उनको सबको कई बार एक साइंटिस्ट नहीं हजारों साइंटिस्ट ने देखा है अपने अपने तरीके से, अपने अपने रूप से, और तब जाकर के वो गवर्नमेंट
के पास जाती है अप्रूवल के लिए। और ये जो इमरजेंसी अप्रूवल मिली है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही वैक्सीन के लिए कोशिश कर रहा है, पूरा वर्ल्ड वैक्सीन के लिए कोशिश कर रहा है। और ये वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, इसको यूके ने भी अप्रूवल दे दी है, ब्राजील में भी इसकी अप्रूवल आ चुकी है। इंडिया के अप्रूवल मिलने के बाद मैं आपको ये बताऊं कि WHO बहुत खुशी में है कि जो वैक्सीन मेकर इंडिया जो हम लोग बोलते हैं, वहां से अब उन्हें सस्ती वैक्सीन पूरे वर्ल्ड को मिल पाएंगे, और जाहिर सी बात है WHO ने जिस तरीके से भारत का स्वागत किया है इस खबर का, वो अपने आप में बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला है। आप रहे डॉक्टर मालका, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अब्दुल हाफिज गांधी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे बताइए वैक्सीन लगवाएंगे आप लोग या नहीं लगवाएंगे? कि भारत सरकार खुद कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने खुद कहा है कि वैक्सीन लगवाना वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। ये आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, तो मैं भी आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। जिस तरह का भ्रम आप लोगों के बीच फैला रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि सुबह से देश के बड़े डॉक्टरों का पैनल एबीपी न्यूज पर मौजूद रहा है, और जितने भ्रम आप लोगों ने फैलाए, एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। आप सुन रहे हैं, बताइए। आपका सवाल अगर पूरा हो गया हो तो मैं जवाब दूं। जी बिल्कुल दीजिए। जिस वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, DGCI की एक्सपर्ट कमेटी ने जिस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 1600 पार्टिसिपेंट में से सिर्फ 100 का डाटा दिया है। 100 का डाटा दिया है 1600 पार्टिसिपेंट से, और इन पार्टिसिपेंट्स ने भी कईयों ने केस किया है, 5 करोड़ का केस किया है न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट होने पर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाकर जो है सर्च कर लीजिए। दूसरा कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, इंग्लैंड में भी इसको लेकर संशय है। इंग्लैंड में 9000 लोगों पर टेस्ट किए गए और वहां पर जो इसकी एफिकेसी आई वो 62% आई। उसके बाद गलती से 2700 कुछ लोगों पर हाफ डोज और फुल डोज दी गई, वहां पर जो है 90% एफिकेसी आई। यानी एफिकेसी जो है गलती से जब डोज दी गई तो 28% एफिकेसी बढ़ गई। तो एक्सपर्ट्स ने इंग्लैंड में भी इस वैक्सीन पर संशय जाहिर किया है, और एस्ट्राजेनेका ने उन एलिगेशंस को अभी तरह से उसका कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है, लेकिन सर सुनिए, उसने इसको उस वैक्सीन को वहां पर मंजूरी मिल गई, कल से इंग्लैंड में वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो संशय है वो बता रहा हूं। इंग्लैंड में भी एक्सपर्ट्स ने इस पर संशय जाहिर किए हैं। संशय आप लगातार उठा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को वो संशय जो है सुबह से, सुनिए गांधी साहब मेरी बात सुन लीजिए। आपने बहुत देर बोल लिया, तमाम बातें आपने कह ली, अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जो संशय है वो संशय आप लोग बार बार उठाते रहे, लोगों के मन में संशय बैठाते रहे। सुबह से देश के जाने माने डॉक्टर्स एबीपी न्यूज पर बैठे, और एक एक संशय जिनका आपने उठाया, जिनको बारे में आपने लोगों को बताया, एक एक संशय पर उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से कोई भी वैक्सीन बनती है तो किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। वैक्सीन है सर, कोई चाय नहीं बन रही कि चाय बना के पिला दी चीनी कम है तो कोई बात नहीं, वैक्सीन बन रही है, पूरी जिम्मेदारी देश की सरकार की, उन एजेंसियों की भी है। नहीं, यही तो हम पूछ रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 1600 पार्टिसिपेंट में से 100 का डाटा ही क्यों दिया एक्सपर्ट कमेटी को? ये बताएं ना, क्या कितनी जल्दबाजी। देखिए मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन बने, अच्छी वैक्सीन बने, अच्छी वैक्सीन बनने में सदियां दशक लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कि वैक्सीन लगवानी है और आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप असल में अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सुनिए मेरी बात सुनिए। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी अपने देश के वैज्ञानिकों पर, एक्सपर्ट्स पर भरोसा ही नहीं कर रही है, क्यों? लेकिन जिस तरह से सरकार ने कोरोना की डेफिनेशन दिया इस देश में, देखिए आदर्श जी, एक बात सुन लीजिए साहब, वैज्ञानिकों पर सवाल मत उठाइए। वैज्ञानिकों आप वैक्सीन का राजनीतिकरण मत कीजिए। वैज्ञानिक बना रहे हैं वैक्सीन, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बना रहे हैं। आप लोग जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं। जो राजनीति हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर लगे हुए हैं वैक्सीन के निर्माण में, और आप सवाल उठा रहे हैं। सुनिए वैज्ञानिकों की दक्षता, उनकी क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है। आदर्श जी देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सवाल किस पर उठा रहे हैं? जब सबकी क्षमता पर आप पर भरोसा है तो आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? जवाब ले लीजिए शलभ जी का। सवाल यह है कि एलिगेशंस जो लग रहे हैं। गांधी साहब जवाब सुन लीजिए, सिर्फ आप नहीं बोलते रहेंगे। आपने देश को बदलने की कोशिश कर ली अपने बयानों से, सुन लीजिए। अरे सुनिए हफीज साहब, इतने बेचैन क्यों हैं? इंग्लैंड में भी डाटा की चेरी पिकिंग की, और मैं नहीं कह रहा हूं, इससे ज्यादा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अरे गांधी साहब सुन लीजिए।
आदर्श, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि WHO से लेके दुनिया की तमाम जो संस्थाएं हैं, और वो संस्थाएं भारत की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देख रही हैं। आज भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। WHO तक ने तारीफ की है, प्रशंसा की है कि भारत ने इतना बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया। और दूसरी तरफ आज हम इस देश के सबसे बड़े चैनल पर बैठकर कुछ ऐसे लोगों से चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने टैबलेट बनती हुई भी नहीं देखी होगी। ये समाजवादी पार्टी का जो रिसर्च सेंटर है, वो पैरासीटामॉल कैसे बनता है इनको ये भी नहीं पता होगा, और ये बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि वैक्सीन कैसे बनती है और वैक्सीन के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सीधे तौर पर अगर इनके अंदर जरा भी शर्म होगी तो इनको देश के वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, हमारे आपको बहुत ज्ञान है, जरा गूगल कर लीजिए। और इस क्योंकि इनके नेता ने बयान दिया है उस पर ये लकीर पीट रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, इनको लकीर पीटने में शर्म नहीं आ रही है। अपराध हुआ है, अपने देश के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाने में ये अनपढ़ टाइप की बातें कर रहे हैं, आप भूल गए कि ये जाहिल टाइप की बातें कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं कि पैरासीटामोल कैसे बनती है, इनको ये नहीं पता कि टैबलेट कैसे बनती है, और ये वैक्सीन पर ध्यान दे रहे हैं। ये भारत को ये बता रहा है कि वैक्सीन कैसे बनती है। समाजवादी पार्टी बताएगी वैक्सीन कैसे बनती है, इनको कैसे पता वैक्सीन कैसे बनती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। इनकी शिक्षा दीक्षा पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग इनकी शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है आप दोनों से, आप दोनों देखिए। मैं आ रहा हूँ शलभ जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जरा एक बार गांधी साहब की आवाज को थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि वो सुन रहे हैं, केवल बोलना चाह रहे हैं, और बातें सबकी सुन रही होंगी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी बात रख ली तो दूसरों के भी अपनी बात कहने जरूर दें। सुन्ना इस्लामिक फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना फयाज अहमद बरकती साहब भी जुड़े हुए। मैं आ रहा हूं शलभ मणि त्रिपाठी आपके पास। राजनीति करते हैं तो शलभ जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बरकती साहब, आज बहुत बड़ा दिन है, बधाई देंगे देश को, क्योंकि इंतजार हो रहा था कि वैक्सीन बनकर जल्द से जल्द आए। यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, यानी कि सरकार नहीं बनेगी तो आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे अरे गांधी साहब सुन लीजिए, गांधी साहब सुन लीजिए, आप तो सुन लीजिए। वैज्ञानिक्स को कहिए बरकती साहब। हमारे देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने 24/7 मेहनत करके जो है देश का अपना वैक्सीन तैयार किया। I congratulate all those scientists and all those medical experts who have taken painstaking work and efforts and have successfully उन्होंने जो है कामयाबी के साथ जो है हमारा देश का अपना वैक्सीन जो है उन्होंने तैयार किया, जिसको अभी जो है हमारी सरकार की तरफ से भी जो है उसके लिए मंजूरी मिल गई है। मैं हमारे साइंसदान, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, वो मुबारकबाद के जो हकदार हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और बिल्कुल ये हमारे देश के लिए जो है, ये अभी आज की कोई बात नहीं कि इस सत्ता में हो रहा है, बल्कि हमेशा से हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का एक ऊंचा नाम रहा है साइंस की फील्ड में, आविष्कार की फील्ड में, और हमारे साइंसदानों ने, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो गांधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो तो वैज्ञानिकों पर ही सवाल उठा रहे हैं। मुझे देखिए वैज्ञानिकों पे जो है उनकी तो हमें तारीफ करनी चाहिए इस बयान और ये वही जानता है जो उस फील्ड में हो। जी जो अब्दुल हाफिज गांधी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बरकती साहब से कुछ सीखेंगे आप, वो क्या कुछ कह रहे हैं, या केवल राजनीति होती रहेगी? जो मेहनत लगानी पड़ती है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। आप भ्रम नहीं पैदा कर सकते। आपका सवाल, आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हफीज साहब देखिए देश में लोगों के किस तरह के अपने लोग बयान दे रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी, मेरा सवाल ये है कि आप सुन रहे हैं बरकती साहब को, आपने सुना, आप स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं? पूरा देश बधाई दे रहा है, WHO बधाई दे रहा है, साहब से सीखना चाहिए। साहब आपको बरकती साहब से सीखना चाहिए, आपको बरकती साहब से सीखना चाहिए। वैज्ञानिकों की क्षमता पर, उनकी दक्षता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वैक्सीन पर जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है बिहार इलेक्शन में इन्होंने क्या कहा? अरे गांधी साहब, वैक्सीन, अब्दुल गांधी साहब पहले तो आप चुप हो जाइए। अब्दुल गांधी साहब पहले आपसे गुजारिश है, आप एक बार शांत हो जाए। अब्दुल गांधी साहब गुजारिश है, हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, एक बार आप शांत हो जाए। अब मुझे ये बताइए, वैक्सीन जो है
सुन लीजिए, वैक्सीन क्या बीजेपी कार्यकर्ता बना रहे हैं? इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं दोबारा, क्या वैक्सीन बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर में बना रहे हैं? वो बीजेपी दफ्तर में वैक्सीन बन रही है? कहां बन रही है वैक्सीन? कौन बना रहा है वैक्सीन? वैक्सीन के प्रोसेस कौन पूरे करता है? उसके अलग अलग चरणों में उसका ट्रायल कौन करता है? क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं? देखिए आदर्श जी, अगर कुछ संशय हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करे। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में भी चेरी पिकिंग ऑफ डाटा हुआ है, इंग्लैंड में भी चेरी पिकिंग ऑफ डाटा हुआ है, और जिस तरह की वहां एफिकेसी बताई गई है, पहले 62% एफिकेसी आई और बाद में जो है गलती से 90% एफिकेसी आई। तो मैं कहना चाहता हूं, फिर दूसरा मैंने आपको सीरम इंस्टीट्यूट का एग्जांपल बताया कि 1600 पार्टिसिपेंट में से 100 का डाटा सिर्फ जो है एक्सपर्ट कमेटी को दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? दूसरा, जिस तरह का राजनीतिकरण बीजेपी ने बिहार इलेक्शन में वैक्सीन का किया, तो बीजेपी कोरोना पे राजनीति कर रही है। जहां उस राजनीतिकरण से वैक्सीन के निर्माण का क्या मतलब है? उस राजनीतिकरण से वैक्सीन के निर्माण का क्या मतलब है? सुनिए, दुनिया भर के वैज्ञानिक, आप वैज्ञानिक नहीं हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर लगे हुए हैं उसको बनाने में। क्या सैंपल देना है, क्या नहीं देना है, वो वैज्ञानिकों की स्पेशलिटी है, उनका विषय है, और आप इस पर तमाम जानकारी दे रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब वैज्ञानिक काम नहीं कर पाए, उनको नहीं जानकारी है कैसे बनना है, मतलब सीधा सा यही निकल रहा है। नहीं, भ्रम पैदा नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि पहले N95 मास्क कहा था कि लगाने के लिए, बाद में सरकार ने ही कहा कि इफेक्टिव नहीं है। साइंस जो है वो इवॉल्विंग होती है, साइंस इवॉल्विंग होती है। तो कोरोना के बारे में पहले से जानकारी थी क्या किसी को? अब्दुल गांधी साहब, आप अजीब बात कर रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं। जो आपको सुन रहे होंगे वो भी यही सोच रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? अच्छा, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स एक कहावत है, जब ऐसा कोई समय आता है तो हर चीज के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है। आदर्श जी, सुन लीजिए एक बात, गांधी साहब बहुत देर से आप बोल रहे हैं, दूसरे मेहमानों को भी सुन लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी 2 डोजेज में कितना गैप होगा? गांधी साहब एक बार दूसरे मेहमानों को भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इनको ऐसी, आदर्श जी ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इनको एक वैक्सीन लगाई थी, उत्तर प्रदेश से गायब हो गए थे। वो वैक्सीन 2022 में दोबारा समाजवादी पार्टी को ये देश और प्रदेश के लोग लगाएंगे। लेकिन सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी ने देश के महान वैज्ञानिकों का अपमान किया है, देश के महान डॉक्टरों का अपमान किया है, कोरोना योद्धाओं का अपमान किया है। आज बरकती साहब से आप सीखिए, बरकती साहब से आप सीखिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं बरकती साहब के बयान का हमारे साथ, आप दोनों रहे हमारे साथ। मैं आप सबको, अपने सभी मेहमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत गंभीर विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। बात वैक्सीन की हो रही है, आज देश के लिए बड़ा दिन है, 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, उस पर भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय महालका मौजूद है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय महालका, आप सुन रहे थे कुछ देर पहले क्या कुछ गांधी साहब का कहना था। मेरा सीधा सवाल है, क्या वैक्सीन ऐसे ही बन जाती है चाय की तरह? कोई भी जो उसका डेटा है उसको देखा नहीं जाता, नजरअंदाज कर दिया जाता है, ऐसे बन जाती है? थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी जो डिस्कशन हो रहा है मैं उससे वाकिफ नहीं रखता और वाकिफ रखना भी नहीं चाहता। हम लोग वैज्ञानिक हैं और हम लोग सिर्फ वैज्ञानिक देश के ही नहीं, पूरी मानवता के लिए हम लोग काम करते हैं। और जो भी लोग, ये जो वैक्सीन बनी है पूरे मानवता के लिए बनी है, और ये क्यों हो रहा है डिस्कशन, इससे भी मैं वाकिफ नहीं रखता। हम लोग एज ए जो भी परेशानी आई कोरोना की, उसके लिए रात दिन परिवार से हट करके पूरे लैब में बिना चिंता किए हुए हमारे साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स पड़े रहे। मैं तो कहता हूं कि आज उनके लिए सबसे पहले आपको तालियां बजानी चाहिए और सर झुका सबको बजानी चाहिए। गांधी साहब, आप भी ताली बजाइए। सबको सर झुका करके उनको फूल मालाएं पहनानी चाहिए कि आज एक ऐसा दिन आया जिसके लिए हम लोग 8 महीने से सतत प्रयत्न कर रहे थे कि ये हो। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं वो ना मेरे बस की होती है ना साइंटिस्ट, ये प्रोटोकॉल बेस्ड है। अगर मैं कह भी दूं बीइंग अ साइंटिस्ट कि ये सही है, ऐसा नहीं होता है। हमारे और कलीग हैं, पीयर हैं, वो चेक करेंगे, सारी चीज होती है और डॉक्यूमेंटेशन है। बात जहां तक डेटा की है या फिर जैसे भी है, हम लोग कभी भी, मैं बताता हूं, मैं कभी भी अगर कोई डेटा 100 है तो हम लोग उसको 100 रिपोर्ट करते हैं। कभी कोई चीज चेरी पिकिंग साइंस में हो ही नहीं सकती।
आप छिपा ही नहीं सकते थे। बहुत अहम बात आज आप जहाँ कह रहे हैं तक- डॉक्टर मालका, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और इस चर्चा में ये जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि कोई भी चेरी पिकिंग हो नहीं सकती। मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका रुख कर रहा हूं। शर्मा मणि त्रिपाठी, मुझे ये बताइए, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं और साथ में मुझे ये भी बताइए कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं क्या करेंगे उनका। और हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान डॉक्टर संजय राय भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले शर्मा मणि त्रिपाठी मैं आपके पास आ रहा हूं। आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए, देश के कोरोना योद्धाओं के लिए मैं यहाँ पे क्लैपिंग करना चाहूँगा कि उन्होंने जो बड़ा काम किया आज पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। और WHO जब बात करती है तो सिर्फ भारत की बात नहीं करती, दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रही है। मुझे लगता है कि जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, जो लोग इस पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, उनको बरकती साहब के सामने डॉक्टर अजय जी जो बैठे हैं और जो देश के तमाम वैज्ञानिक जिन्होंने अपना दिन रात खपाया है, हमारे कोरोना योद्धाओं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है, उनके लिए समाजवादी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये देश महान परंपरा का देश है, आपको माफ़ कर देगा हफीज़ गांधी साहब, आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता होके आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको एक टैबलेट कैसे बनती है इस देश में ये भी नहीं पता। किसी टैबलेट फैक्ट्री में भी गांधी साहब आपके पास आऊंगा, नहीं देखा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके साथ भी पास भी आऊंगा, बहुत वक्त दिया आपको। कैसे बनी, आप इसके लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश की महान परंपरा को देखते हुए आपने भारत का अपमान किया है, आपने इस देश के महान वैज्ञानिकों का अपमान किया है, आपने इस देश के कोरोना योद्धाओं का, डॉक्टरों का, हमारे सफाई कर्मियों का, जिन्होंने अपनी जान अपनी जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाई है, समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया है। और बरकती साहब के बयान को मैं साधुवाद देता हूं कि आप किसी समाज को गुमराह नहीं कर पाएगी समाजवादी पार्टी। अभी भी अगर आपके पास वक्त है कि आप इस मंच से माफी मांग कर जाइए। ये देश महान परंपराओं का देश है, आपको भी माफ कर देगा, आपके नेता को भी माफ कर देगा, जिस तरह का बयान आपने दिया है यहाँ पर। जी आप रहिए अब्दुल हाफिज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए मुझे बस। मेरे साथ डॉक्टर संजय राय जुड़ गए और संजय राय का मैं परिचय आपको भी दे देता हूँ। भारत बायोटेक के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और साथ ही ICMR के वैक्सीन ट्रायल के भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर संजय राय। डॉक्टर संजय राय, मेरा सीधा सवाल है, वैक्सीन के निर्माण में क्या डेटा में चेरी पिकिंग की गई है? क्यों इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई, कैसे इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई? देखिए, जहाँ तक किसी भी वैक्सीन या ड्रग जब डेवलप होती है तो उसके कई पहलू होते हैं, कई फेजेस होते हैं। पहले जो है एनिमल में ट्रायल होते हैं, उसके बाद जो है उनकी मंजूरी मिलती है। उस मंजूरी मिलने में भी जो है बहुत समय लगता था, एवरेज पहले 10 साल लगते थे। जहाँ तक साइंस का पार्ट है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर एनिमल में एक बार सक्सेस हो जाता है तो क्लिनिकल ट्रायल शुरू होते हैं। उसके कई फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फिर उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग फेज़ 4 शुरू होता है। एक फेज जब खत्म हो जाता है तो दूसरा शुरू होता है, दूसरा तीसरा शुरू होता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। अभी जो हुआ वो पैरेलल चल रहे, जैसे फेज़ 1 हमने किया सेफ्टी देख लिया, लेकिन हम उसकी जो है फॉलोअप, अभी जिनको फेज़ 1 में वैक्सीन दिया गया उनका फॉलोअप कर रहे हैं। पैरेलल हमने फेज़ 2 शुरू कर दिया। फेज़ 2 का जो इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा कि एंटीबॉडीज़ कितने बन रहे हैं, किस लेवल तक बन रहे हैं, क्या वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं कि नहीं, इससे क्या क्या रिएक्शन होने की संभावना है, ये सब जो है हमने देखा। और वो भी चल रहा है, जिनको हमने फेज़ 2 में वैक्सीन दिया उनको भी जो है फॉलोअप हम कर रहे हैं। फेज़ 3 जो है ओवरऑल इफेक्टिव, वैक्सीन कितना इफेक्टिव है ये देखने के लिए होता है। लेकिन सारे फेजेस में सेफ्टी है का हमेशा ही देखते रहते हैं। तो ये जो है पैरेलल चलने का सिस्टम, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमने कंप्रोमाइज कर लिया, हमने कहीं साइंस पे कंप्रोमाइज नहीं किया, उसको एक्सपेडाइट कर दिया। प्लस जो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जो टाइम क्यों लगता था, जैसे पहले एक्सपर्ट्स ग्रुप की मीटिंग होनी थी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की, मैं भी उसका पार्ट रह चुका हूं इसलिए मैं बताता हूं कि कंट्री में कई जगह से एक्सपर्ट्स होते थे, उनके सबसे टाइम लिए जाते थे, फिर वो फिजिकली आते थे, तो ये एक बार की मीटिंग में 6 महीने से लेके 1 साल लगते थे। फिर वो आते थे, कमेंट्स करते थे कि नहीं ये कमी है, फिर उनके पास हम भेजते थे और फिर वो जो है उस पे आके अपने कमेंट जब दे देते थे, तो फिर एक अगली एक्सपर्ट कमेटी की, तो 2-3 साल तो इसी में चले जाते थे। अब जो है वह विदिन 24 आवर उन्होंने भेजा अपने रिप्लाई, एक्सपर्ट कमेटी जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उसकी मीटिंग करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और तो ये जो रियल टेपिज में भी टाइम लगता था, तो इसलिए ये कहीं से भी साइंस पे कंप्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। और एटलीस्ट हम लोग होते हुए एम्स में हम लोग काम करते हैं, कम से कम हम जो है इसको नहीं होने देंगे, इवन वो हमारे अगेंस्ट भी अगर जा रहा होगा तो भी नहीं होने देंगे, ये मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
बिल्कुल, और ये विश्वास आप सब पर कायम है पूरे देश का। मैं आपके पास आ रहा हूं अब्दुल हाफिज गांधी साहब, पूरी बात आपने सुन ली, पूरा प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, एक्सपर्टाइट किया गया है। माफ़ी मांगनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे एक्सपर्ट्स आप लोगों की बात सुनेंगे तो उनके भी दिल में ठेस पहुंचती है कि हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल कर इस तरह के वो कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और उसके बाद ये स्थिति है हमारे देश में। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अभी कोवैक्सीन का अप्रूवल हुआ है, क्या ये सच नहीं है कि उसके फेज 3 के ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसको प्रीमेच्योर जो है अप्रूवल दिया गया है? आपको पूरा देश मैं कह रहा हूँ, अरे आप सलभ जी मेरा जवाब दे सवाल के लिए बिल्कुल आपको इजाजत दूंगा कि आप डॉक्टर राय से इस सवाल पर इस तरह का कोई सवाल करें, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं है, वो एक वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है और जानकारी देने के लिए जवाब दीजिए। क्या कोवैक्सीन कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो गया है, जिससे प्रीमेच्योर अप्रूवल दिया गया है? आप मुझे बताइए, क्या कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हुआ है? आप मुझे बताइए सलभ जी। अरे सलभ जी, ये सलभ जी इमोशनल गेम मत खेलिए यहाँ पर। सलभ जी, मैं साइंटिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, और आप उनका मैं साइंटिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, थाली और ताली का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं एक साइंटिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्या कोवैक्सीन का, मैं आपसे थाली और ताली का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे साइंटिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अब्दुल हाफिज गांधी डॉक्टर जो हमारे साथ मौजूद है ना, वो आपका सवाल सुनकर हंस रहे हैं। अप्रूवल नहीं दिया है आपने, आपने प्रीमेच्योर अप्रूवल नहीं दिया है? आपने भारत के महान कोरोना योद्धाओं का अपमान किया है। ये थाली और ताली का विज्ञान हमें आपसे नहीं सीखना है। ये थाली और ताली का विज्ञान आप अपने पास रखिए, क्योंकि पूरा देश आपने देश के साथ मजाक किया जब आपने कोरोना जैसी महामारी को ताली और थाली से टैकल करने की कोशिश की। अभी भी माफी मांगने का वक्त है। कोरोना जो है थाली और ताली से टैकल नहीं होता, ये साइंस से टैकल होगा। ये कोरोना जो है ना, थाली और ताली से टक्कर नहीं होगा। जिस तरह की अनसाइंटिफिक थिंकिंग आपने देश में पैदा करने की कोशिश की, आपने थाली बजवाई, आपने ताली बजवाई इस देश के अंदर, ये थाली और ताली की साइंस नहीं चलेगी। ये थाली और इस देश के विशेषज्ञों साइंटिस्ट की साइंस चलेगी, बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। की साइंस चलेगी, आपकी साइंस नहीं चलेगी। अब्दुल हाफिज गांधी, चलो बड़ी त्रिपाठी, आप दोनों से गुजारिश है एक एक करके साइंस नहीं चलेगी। आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। शलभ जी, गांधी साहब, आप दोनों से गुजारिश है, एक एक करके अपनी बात रखें। आप ताली थाली की बात कर रहे हैं, अब्दुल हाफिज गांधी, आप क्यों नहीं आज ताली बजा रहे हैं? का मजाक उड़ा रहे हैं आप, भारत का मजाक उड़ाएंगे आप, आदर्श जी, मेरा सीधा सवाल इनसे ये है, जिस वजह बच रहे हैं, मेरा सीधा सवाल ये है, क्या कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ? ये जवाब दे दें, इसके अलावा कोई चारा नहीं, जवाब दे दें। क्या कोवैक्सीन का इसका जवाब डीसीजीआई ने आज देश को दे दिया है। इसका जवाब, अरे अब्दुल हाफिज गांधी साहब, डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसका जवाब आज दे दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने मंजूरी दी। संजय राय साहब, कोवैक्सीन को लेकर, उसके 3rd फेज के ट्रायल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कुछ रोशनी आप डाल पाएंगे? एक मिनट सुन लीजिए मैं जवाब दे देता हूं, अगर आप सुन लीजिए, उसके ऊपर राजनीतिक डिबेट नहीं, संजय राय साहब को केवल सीधा जवाब देने दीजिए। शलभ जी मैं आ रहा हूँ, अब्दुल गांधी साहब रुक जाइए, साइंस से देश नहीं चलता। अरे रुक जाइए, सुन लीजिए, एक्सपर्ट्स को भी सुन लीजिए। राय साहब, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, ट्रायल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो कहां तक सही है? देखिए, मैंने जैसे अभी पहले भी बताया कि ये पैरेलल ट्रायल चलते रहते हैं। ट्रायल कंप्लीट होने के लिए जो है अभी मिनिमम 3 इयर्स लगेंगे किसी भी, चाहे जो यूएस ने दिया हुआ है, इसीलिए इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, रेगुलर यूज के लिए नहीं किया है, क्योंकि पैंडेमिक है, पूरी दुनिया त्रस्त है इससे। ये देख लिया गया कि वैक्सीन सेफ है, सेफ्टी का 6 महीने का डेटा हो गया, तो काफ़ी अच्छा डेटा है सेफ्टी का। और जो जिसकी कोवैक्सीन की बात कर रहे थे, वह जो है वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन है, क्योंकि सेम वायरस को किल्ड करके दे रहे हैं। ये कोई अब जैसे बाकी कोई जेनेटिक मटेरियल या कुछ ये नहीं दे रहे, सेम वायरस को किल्ड करके इसमें दिया जा रहा है। तो सेफ्टी का करीब 6 महीने का डेटा है। जुलाई से जो है ह्यूमन में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए थे, ये जनवरी है, तो और जुलाई के फर्स्ट जुलाई से ही शुरू हो गया था, तो इसलिए सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। और जहां तक इम्यूनोजेनिसिटी की बात है, तो प्रोटेक्टिव लेवल जो है मोर देन 80% में जो है एंटीबॉडीज जो है, प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज बने हैं जो न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं वायरस को। तो ये सब डेटा ऑलरेडी दिया जा चुका है। जहां तक इन्होंने कहा
कि खत्म होने की बात, तो कोई भी अभी क्लिनिकल ट्रायल खत्म नहीं हुए हैं, चाहे फाइजर का हो, मॉडर्ना का हो, सबके जो है चलते रहेंगे और अभी 2-3 साल तक चलते रहेंगे, क्योंकि 2 दिन में कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं खत्म होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए पहले जब जो मंजूरी मिलती थी उसमें 10 साल लगते थे, अब जो इतनी जल्दी 1 साल के अंदर ये, क्योंकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, रेगुलर यूज नहीं दिया गया है। कल हो सकता है हमारे पास ये एविडेंस अगर जनरेट हो जाता है कि नहीं, ये वैक्सीन जो है 1 साल के बाद की ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये इस समय पूरी दुनिया में 8 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। उनमें से हो सकता है कि 2 ही इस पे खड़े उतरे और फिर उन्हीं को सिर्फ लॉन्ग टर्म जो यूजुअल यूज के लिए मंजूरी मिलेगी। अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के जो पैरामीटर्स हैं उन पे ये वैक्सीन बिल्कुल खरा उतरा हुआ है, और वह जो है भारत सरकार ने इसीलिए इतना टाइम लिया है, उसको जो है उन्होंने हर पहलू को जांचने के बाद ही दिया है, नहीं तो जिस दिन अप्लाई किए 1 महीने पहले उन्होंने अप्लाई किया था उसी दिन दे दिया होता, पहले ही मिल जाता। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं राय साहब, और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं ना उन पर आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। अब्दुल गांधी साहब, पूरा जवाब आपने सुन लिया। पूरी दुनिया में 8 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, पैरामीटर सबके सेम है और सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स, आपने कहावत सुनी होगी, पूरी दुनिया उसी पर चल रही है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उसी पर काम कर रहे हैं, और आप सवाल वैज्ञानिकों पर ही उठा दे रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। माफी तो मांगनी पड़ेगी सर आपको, आज नहीं तो कल। आदर्श जी सुनिए, सवाल आज ही माफी मंगवाइए आदर्श जी, इनसे आज ही माफी मंगवाइए। लेकिन जो WHO को भी नकार रहे हैं। अरे आप इमोशनल गेम मत खेलिए शलभ जी। देश के माफी तो आपको मांगनी चाहिए कि वैक्सीन का राजनीतिकरण बिहार में आपने किया है। ये देश के डॉक्टरों का देश से माफी आपको मांगनी चाहिए चाहिए कि साइंस की जगह आप थाली और ताली बजवा रहे थे, आप बिहार में राजनीतिकरण कर रहे थे वैक्सीन का। माफी तो आपको मांगनी चाहिए कि पूरे देश में अवैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए अब्दुल हाफिज गांधी, आप ताली थाली का जिक्र कर रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं? एक बार सुन लीजिए, आपको मांगनी चाहिए। थाली और ताली आपने बजवाई थी। चला बड़ी त्रिपाठी, एक बार सुन लीजिए। अरे गांधी साहब ताली थाली पर चलिए, आप सवाल उठा रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं? देश में वैक्सीन का राजनीतिकरण आपने किया, आपको पश्चाताप नहीं होगा। वैक्सीन का राजनीतिकरण बिहार में आपने किया, कोरोना का राजनीतिकरण आपने किया, कोरोना को अवैज्ञानिक सोच आपने पैदा की, आपने थाली और ताली बजवाई। क्या कोरोना थाली और ताली से दूर होता है? क्या कोरोना थाली, क्या कोरोना WHO की रिपोर्ट को आपने अवैज्ञानिक सोच पैदा की? माफी आपको मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी अरे चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक थिंकिंग पैदा की, पूरे देश को गुमराह किया, पूरे देश को गुमराह किया। आपने ताली और थाली बजवाई, आपने बिहार में वैक्सीन का राजनीतिकरण किया। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। शलभ जी, आपकी पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने कोरोना का राजनीतिकरण किया। जहां आप इलेक्शन लड़ते हैं वहां कोरोना नहीं होता है, जहां पर आप इलेक्शन लड़ते हैं वहां पर आप कोरोना को कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम कोरोना देंगे, वैक्सीन देंगे। आपने पूरे देश में अवैज्ञानिक सोच पैदा की है, आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये देश आपको माफ नहीं करेगा। पूरे देश में नॉन साइंटिफिक थिंकिंग आपने पैदा की है, अवैज्ञानिक सोच आपने पैदा की है। आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने पूरे देश में थाली बजवाई, ताली बजवाई, जो कि पूरी की तरह से गैर जिम्मेदाराना एक स्ट्रेटेजी थी कोरोना से लड़ने के लिए। आपने अनसाइंटिफिक सोच पैदा की पूरे देश के अंदर। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। शलभ जी, अब्दुल हाफिज गांधी साहब, आप दोनों से गुजारिश है, आपको माफी दोनों से गुजारिश है, आप लोग लगातार बोल रहे थे। सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। शलभ जी मैं बीच में रोक रहा हूँ। डॉक्टर संजय राय कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, आप दोनों से गुजारिश है। डॉक्टर संजय राय कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट है, कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर राय रुक जाइए। गांधी साहब सुन लीजिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। ये नहीं, आप बिल्कुल पॉलिटिकल मत बोलिए, आप सिर्फ वैक्सीन के ऊपर बात कीजिए। ये लोग नहीं आती आपको, समाजवादी पार्टी को टैबलेट कैसे बनती है ये भी नहीं पता, और आप वैक्सीन पर ज्ञान दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शलभ जी, गांधी साहब नहीं, देखिए आप बोलिए। डॉक्टर संजय राय आप जारी रखिए। देखिए जब टेक्निकल डिस्कशन, साइंटिफिक डिस्कशन हो तो इस टाइप की बातों का कोई महत्व नहीं है जी। और इसमें जो है सभी लोगों के का टाइम से बर्बाद होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप साइंस पे कुछ बात करें, उससे संबंधित सवाल पूछें। देखिए सर, इसलिए आपका इस चर्चा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको राजनीतिक सवाल के जवाब देने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप अगर आप जिस चीज के एक्सपर्ट है, कम से कम आप जब उस पर बोलेंगे ना, तो जो लोगों के मन में भ्रम है वो दूर होगा। इन लोगों से कह रहा हूं।
जी, कहिए। वही भ्रम दूर करने के लिए इन्हीं लोगों से, जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कि वह अपनी अगर कोई भ्रम है तो वह हमें बताएं कि उनको ये भ्रम है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये भ्रम पहली बार नहीं हुआ है। ये भ्रम जो है पोलियो के समय भी जो है पूरा भ्रम फैलाया गया कि यह जो है एक वर्ग विशेष को नपुंसक करने का प्लान है। जैसे वो बीमारी पोलियो किसी वर्ग को हो रही थी या पोलियो की दवा एक वर्ग को दी जा रही थी जी, लेकिन इस भ्रम को दूर किया गया, लोगों से बातें की गई, उसका पता किया गया। वैसे ही भ्रम होते रहेंगे लोगों को। हमारा काम है इस भ्रम को दूर करना, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है इस बीमारी से निजात पाना, अपने लोगों को, अपने को, अपने परिवार को और इस देश को सुरक्षित रखना। तो लोगों को भ्रम होते रहेंगे, जिस कारण से भी, अज्ञानता के कारण से भ्रम हो या जानबूझ के भ्रम फैलाएं, अलग अलग उसका मोटिव हो सकता है, लेकिन हमारा काम है इस भ्रम को दूर करना। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है अभी। जी, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राय, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय राय पूरी जानकारी दे रहे थे और जो भ्रम है उसको दूर करने की भी बात कर रहे थे। शलामणि त्रिपाठी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बताएं। देखिए, डॉक्टर राय ने ये कहा कि वैक्सीन बहुत ट्रायल के बाद तैयार हुई है। मैं एक बात आपसे कहूँगा आदर्श जी, कि कोरोना जैसी जो महामारी थी, एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, आखिरकार हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने उसका भी टीका ढूंढ लिया। लेकिन एक और बीमारी ऐसी है जिसका टीका नहीं ढूंढा जा सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ सकता, और वो बीमारी है बदनीयती की। ये वही बदनीयती है जो समाजवादी पार्टी फैला रही है। ताली थाली की बात करते हैं ना, अरे ताली थाली किसके लिए बजाई थी? इन्हीं कोरोना योद्धाओं के लिए बजाई थी, इन्हीं डॉक्टरों के लिए बजाई थी, इन्हीं महान वैज्ञानिकों के लिए बजाई थी। तो आप मजाक उड़ाते हैं ताली थाली का, तो किसका मजाक उड़ाते हैं? आपको लगता है कि आप देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा है? नहीं, आप इस देश के महान वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाते हैं। आज जब ताली थाली की बात करते हैं तो इस देश के महान डॉक्टरों के दिल पर चोट लगती है। आप जब ताली थाली का मजाक उड़ाते हैं तो इस देश के हजारों लाखों सफाई कर्मचारियों को कष्ट होती है। और निश्चित तौर पर मैं एक बात कहूंगा, हफीज साहब, आप एएमयू के पढ़े हुए हैं, हफीज साहब आप एएमयू के पढ़े हुए हैं, बहुत सम्मान हम सब आपका करते हैं, लेकिन इस सम्मान की दृष्टि से मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपका दिल भी इस बात से नहीं स्वीकार करता होगा जो बात आपकी पार्टी की तरफ से कही गई है। पश्चाताप आपको ना हो, आपने इस देश का अपमान कर दिया है, आपने इस देश के महान वैज्ञानिकों का अपमान कर दिया है, आपने इस देश के लाखों करोड़ों कोरोना योद्धाओं का अपमान कर दिया है। WHO किसी के प्रभाव में नहीं होता, WHO तक ने तारीफ की है। आज आप माफी मांग कर जाइए, देश महान परंपराओं का देश है, आपको माफ करेगा। हम सब भी आपको कहेंगे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आज आप बैठे हैं, आज माफी मांग कर जाइए। कम से कम उन देश के महान वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा कर जाइए जिन्होंने इतनी मेहनत से बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डालकर ये वैक्सीन तैयार की है। नहीं तो आज देश देख रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ना सिर्फ भारत का अपमान कर रही है, बल्कि भारत के महान वैज्ञानिकों का, महान डॉक्टरों का, महान कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रही है। और आप जो राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कृपा करके वो भ्रम मत फैलाइए, जवाब ले लेते हैं। में पड़ेगी, आप लोगों को मारने पर क्यों आमदा हैं? जवाब ले लेते हैं। अब्दुल हाफिज गांधी साहब बताइए, माफी मांगेंगे? वैज्ञानिकों से मांग लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन पर ही खड़ा कर रहे हैं आप लोग। देखिए, वैज्ञानिकों का सम्मान है, डॉक्टर्स का सम्मान है, लेकिन हमें साइंस भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना। जिनके केंद्रीय मंत्री पापड़ से कोरोना दूर करते हैं, गौमूत्र से जो है, अरे सर आप मुद्दे पर रहिए ना, आप मुद्दे पर रहिए ना। अब्दुल गांधी साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, लेकिन आप पापड़ थाली पे चले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति करनी है आपको। वैक्सीन को लेकर बहुत गंभीर चर्चा लगातार हमारी जारी है। सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, समय सिर्फ 30 सेकंड का है मेरे पास। मुझे ये बताइए, आप माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या फिर वही ताली थाली या फिर वही पापड़ पे चले जाएंगे? क्योंकि एक्सपर्ट अपना जवाब दे चुके हैं, आपके सामने दे चुके हैं। देखिए आदर्श जी, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि जो संशय है वो जनता के सामने लेकर आए। यदि हम उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा उठाते हैं तो संशय पर तो एक्सपर्ट्स भी पूरी बात कह रहे हैं। संशय पर आप एक्सपर्ट्स को भी नहीं सुनना चाहते, आप राजनीतिक पार्टी के साइंटिस्ट बन जा रहे हैं। हम नहीं साइंटिस्ट नहीं बन रही है। डाटा तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप जाके गूगल कर लीजिए। अरे सर, आपके सामने बैठे एक्सपर्ट जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो जवाब दे गए, वो सब कुछ बता गए आपको, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताइए, मैंने आपको डाटा दिया ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1600 पार्टिसिपेंट में से 100 कौन सा डेटा आपको दे रहे थे? डॉक्टर संजय राय कौन सा डेटा आपको दे रहे थे? आप केवल अगर हम इस तरह के सवाल अलग थ्योरी लेकर राजनीति करने में लगे हुए हैं। आप साइंटिस्ट को भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। अगर हम इस नहीं क्या
नहीं नहीं अगर डेटा पे सवाल है तो ये साइंस का सवाल नहीं है क्या ये? अगर डेटा पे सवाल है तो ये साइंस का सवाल नहीं है क्या ये? और क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो समाज के अंदर संशय है उसको दूर किया जाए? पूरी पार्टी गूगल पे हो गई है। नहीं चलिए अरे आप लोग एक्सपर्ट्स की बात, आप बिल्कुल एक्सपर्ट की बात सुनने को तैयार नहीं है, ना आपकी गांधी साहब, ना आपकी पार्टी एक्सपर्ट्स को बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल इन जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, उनके जवाब आपको भी देने होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।